हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास से हमारी पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है और इसमें है हमारा संघवाद, यानी कि फेडरलिज्म को हम लोग देख रहे हैं कि संघवाद क्या है। परिचय 2 को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? परिचय 2 क्या है? ठीक है, इनको हम पढ़ लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम स्वरूप है। सत्ता के बंटवारे में इसी स्वरूप में हम विचार करेंगे और इसे आमतौर पर संघवाद कहा जा सकता है। एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग इलाकों के चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत में संघवाद सिद्धांत और व्यवहार को समझने की हम कोशिश की गई है और संघीय ढांचे के संबंधित प्रावधान पर हम इनकी चर्चा करेंगे और संघवाद को मजबूत करने की नीतियां और रणनीति के विश्लेषण किए जाएंगे। अध्याय में आखिरकार हम संविधान के नए दौर और तरीकों यानी कि स्थानीय शासन पर हम लोग क्या करेंगे, इन सब की आपका चर्चा करेंगे। ये कैसे स्वरूप हैं, कैसे गौर हैं, इन सब पर हम लोग एक एक करके आपका बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कैसी चीजें। क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है चैप्टर के अंतर्गत। चलिए, गौर कर लिया, आगे बढ़ें, गौर करके देखें क्या है संघवाद और संघवाद पर हम लोग बात करें। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए थे। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थीं, जब भी उन्हें अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर उनका अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। पहले जो उनके अधिकार हैं उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। उन्हें केंद्रीय सरकार में भी वापस ले सकती थी। 1993 में कुछ बदलाव हुए जो प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों को प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहेंगी। इस प्रकार बेल्जियम में एक आत्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली ले ली। कैसे है? एक आत्मक मतलब एक ही आदमी के हाथ की व्यवस्था है। अब इसकी जगह कौन सा व्यवस्था आ गया? संघीय, यानी कि जहां पर पावर ऑफ आपके सेपरेशन हो। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन है, यानी कि एक व्यक्ति का नहीं, एकात्मक मतलब केवल सेंट्रल ही पावरफुल है। ऐसे में एकात्मक शासन में जो केंद्र सरकार है वो हमेशा पावरफुल। एकात्मक शासन व्यवस्था जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार या कह सकते हैं सारी जो शक्ति हैं वो किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते हैं कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। कैसे हो? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन में उच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च केंद्रीय सत्ता प्राधिकरण और उनकी विभिन्न अंशांगिक इकाइयों के बीच बटी। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। एक सरकार पूरे देश के लिए जिसमें जिम्मे राष्ट्र महत्व के विषय होते हैं। राजा या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती हैं जो शासन को दैनंदिन काम काज को देखती हैं। सत्ता में इन दोनों स्तरों पर सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। इसका अर्थ है कि संघीय शासन व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था का उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था शासन के एक ही स्तर पर होता है, बाकी इकाइयों में उसके अधीन होकर काम करती है। इनमें से केंद्रीय सरकार या प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है और संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य को कुछ खास देने के लिए
आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार के अपनी शक्ति होती है और उनके लिए वह केंद्र सरकार के लिए जवाबदेही नहीं होती। ये दोनों सरकारें ही अपने अपने स्तर पर जवाबदेही होती हैं। कैसे कैसे होती हैं? अपने अपने लेवल पर ही क्या है? जवाबदेही। आइए संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। यहाँ सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार है। अलग अलग स्तरों की सरकारें नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने और आपके वसूलने का प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अब सरकार दो या दो से अधिक स्तर पर होगी। संघीय व्यवस्था की सबसे पहली अगर आप क्वालिटी देखोगे तो यही है संघीय व्यवस्था। संघ यानी कि बहुत सारे राज्यों का संघ। संघवाद यानी कि पावर ऑफ सेपरेशन, सत्ता का बंटवारा। जैसे आप भारत में देखेंगे केंद्र स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर सरकार है और ग्राम पंचायत लेवल पर सरकार है। भाई ग्राम प्रधान है, राज्य में मुख्यमंत्री है और केंद्र में प्रधानमंत्री है। सबके अपने कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं, अपनी शैली बटी हुई है, उन्हीं के अनुसार उन्हीं के अनुरूप सब काम करते हैं। तो अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन है। अब केंद्र सरकार भी नागरिकों के लिए शासन कर रही है, राज्य सरकार भी नागरिकों पर शासन कर रही है और ग्राम पंचायत भी शासन कर रही है। पर कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन करने का अधिकार क्षेत्र सबका अलग। कहाँ पर कौन सी सरकार है, किस सरकार की सरकार काम करेगी, इन सबको आपका देखना, गौर करना, ये सारी चीजें क्लियर है और इन पर हम लोग बात करते हैं और इन पर हम लोग आपका देख सकते हैं कि भाई किस तरीके की क्या व्यवस्था है। विभिन्न स्तरों की सरकार अधिक संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर पर अस्तित्व और प्राधिकरण की गारंटी की सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को इस प्रकार स्तर पर सरकार अकेले नहीं बदल सकती। बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से। क्या चाहिए? दोनों स्तरों की सहमति। अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों की अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तरों की सरकारों की बीच में सरकारों के विवाद की स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णायक भूमिका निभाता है। कैसा करता है? उनके बीच की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपका स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के राज्य के अलावा स्रोत को निर्धारित करता है। क्लियर है? ये सारी चीजों को निर्धारित करता है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना, बढ़ावा देने तथा इनके साथ क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। यही कारण है कि संघीय व्यवस्था का गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे, नियमों और सहमतियों पर इनका भरोसा होना चाहिए। अपने आप अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में दो पक्ष होते हैं, ये आपसी भरोसे और इन सात चीजों पर हम लोग इनको देख सकते हैं। क्लियर है? इन पर हम लोग बात करें। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हम संघीय शासन की अलग अलग किस्म इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना यानी संघ की जो स्थापना है ऐतिहासिक संदर्भ में हुई, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उनके रिलेवेंस में की है। क्लियर है? संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीके से गठित होती है। कैसी कैसी? पहला तरीका है दो अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी कार्यवाही गठित करना। दो स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को एक साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान भी करवाते हैं और अपनी सुरक्षा और वहां खुशहाली को बढ़ाने का रास्ता इख्तियार कर लिया है। साथ ही आकर संघ बनाने का उदाहरण है संघीय राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांत को समान अधिकार होता है और ये केंद्र में अक्सर ज्यादा ताकतवर है। संघीय शासन व्यवस्था का गठबंधन
दूसरा तरीका है कि बड़े देश में अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान रखते हुए राज्य का गठन करना, राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। बेल्जियम और स्पेन के उदाहरणों को दूसरे श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्य को अक्सर केंद्र सरकार की ताकतवर करती है। अक्सर इस व्यवस्था में राज्य को समान अधिकार दिए हैं, विशेष स्थितियां हैं, किसी प्रांतों को इसमें दिए गए हैं। इन पर एक बार बात कर लीजिए। अच्छा, कुछ नेपाली नागरिकों ने अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात की थी। नेपाल का संविधान बना, लोगों ने कहा भाई हमको संघीय व्यवस्था को अपनाएंगे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार थी, जैसे अगर आज मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत में हमेशा यह सीटें आरक्षित करना पड़ेगा, मीता हमारे देश में कोई बड़ा नहीं है, संघीय व्यवस्था क्या जरूरत है। बाबूलाल, मुझे लगता है कि तराई की अपनी राज्य है और स्वायत्तता मिली है। मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था, उनका इस्तेमाल व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते हैं तो टिकने की राय में प्रतिक्रिया होगी और इसे कितनी शासन व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की गई है, ये सारी चीज इसमें आपका दिखाई दे। क्लियर है? भारत में संघीय व्यवस्था हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को अपने यहाँ विविधता को संभालने के लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए भारत जैसा विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा कि जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों, क्षेत्र के लोगों रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था क्या होगी। अब भारत में संघीय व्यवस्था अपनाना एक अपने आप में चैलेंज वाली बात है। चैलेंज वाली बात कैसे है, समझने का प्रयास कीजिए। कहीं पर एक शासन व्यवस्था हो चलती है, हमारे यहाँ शासन व्यवस्था संघीय है, यानी कि राज्य स्तर पर अलग सरकारें हैं, ग्रामीण स्तर पर अलग हैं और देश स्तर पर अलग सरकारें हैं। सबके अपने नियम और कायदे कानून हैं। भारत के हर एक राज्य में अपनी भाषा, संस्कृति, तौर तरीके, लोक पहनावे, मान्यताएं प्रचलित हैं। उन सबको संजोकर रखना, उन सबको साथ लेकर चलना भारत जैसी विविधता में रियल में एक अपने आप में बहुत चैलेंज है और इतना अच्छा लोकतंत्र दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। आइए संविधान से ही शुरू करते हैं कि एक बहुत से दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ है। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए हैं। भारतीय संविधान ने भारत को राज्य का संघ घोषित किया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया है। संघीय शासन का गठन संघीय शासन व्यवस्था से सिद्धांत पर हुआ है। आइए ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन सत्ता विशेषताओं का जिक्र किया है उनमें हम फिर देख लें और हम देख सकते हैं कि किस बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान पर लागू होती हैं, कैसी जो भारतीय बातें हैं भारत में किस तरह से लागू होती हैं। संविधान मौलिक रूप से दो स्तर शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संघ सरकार, केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार, जिनमें राज्य का पूरा भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाला है। बाद में पंचायतों और नागरिकों के रूप में संघीय शासन एक तीसरा स्तर पर जोड़ा गया है। किसी भी संघीय शासन की तरह ही अपने यहाँ भी तीनों स्तर की सरकार शासन व्यवस्थाओं को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बांटा गया है। ये तीन सूचियां हैं। पहला है संघीय सूची, प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संरचना, मुद्रा जैसे महत्व के विषय हैं और पूरे देश में इन मामलों के लिए नीति की जरूरत है। इस कारण इन विषय को संघीय सूची में डाला गया है। संघीय सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार है और सिर्फ केंद्र सरकार को है।
राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्यिक, सिंचाई, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ऐसी है, इनके बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। सबका एक अपना मुद्दा है, सबके चीजें हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारे तीनों स्तरों की सरकारें हैं, उनको तीनों के अपने अपने विषय बांटे हुए हैं। उनके लिए 3 सूची बनाई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कायदे में अब 4 सूची है, लेकिन चौथी को अभी नहीं, लेकिन हम उसको समवर्ती सूची कहते हैं। ऐसे विषय जो उस समय नहीं थे लेकिन आज हैं, जैसे इंटरनेट उस जमाने में नहीं था, आज है। क्लियर है, एआई उस जमाने में नहीं थी लेकिन आज है। उससे संबंधित नियम, सद्भावना कारक, उनकी सजाओं का प्रावधान पहले नहीं था, अब उनको बनाना पड़ा है। चीजें बदल रही हैं, तो हमने 3 शासन व्यवस्थाओं को बनाया है, संघ स्तर पर, राज्य स्तर पर, और उनके नियम बनाए हैं। में विदेशी मसले होंगे, बैंक का कोई मुद्दा होगा, ऐसी कोई चीजें होंगी, संचार से, मुद्रा से, राष्ट्रीय महत्व के कोई भी मुद्दे होंगे, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल संघ सरकार। आगे देखें, चलो समझ आ गया आपको। अब तो केंद्र सूची थी, ऐसे एक राज्य सूची। राज्य सूची में देखिए कौन कौन से विषय। तो राज्य सूची के विषय में आप देखेंगे, पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्यिक हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ये सारे विषय। एक है समवर्ती सूची, जहां दोनों मिलकर, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा पर दोनों बनाते हैं, संघ मजदूरी पर दोनों बनाते हैं, विवाह, गोद लेना, अधिकार जैसे विषय पर राज्य के साथ मिलकर ये लोग कानून। तो हमने संघीय स्तर पर पावर ऑफ सेपरेशन, शक्ति का बंटवारा हमने देखा। 3 सूचियों की हमने बात की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है? बाकी शेष को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? ध्यान देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।